नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस। इसके पहले हमने जो है देखिए यहाँ पे 14 मई 2022 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका डिस्कशन, साथ में अलग जो फैक्ट है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हूँ जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए जो पिछला वीडियो है उसकी लिंक आपको मैंने ये प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आपको कैसे मिलेगा, आपको देखिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है। इंस्टॉल होने के बाद आप जो है इस प्रकार से आपको टाइप करना है SSW एजुकेशन PDF करके, या फिर इस लिंक पर आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आप है टेलीग्राम जो चैनल है उस पर चले जाओगे। देखिए ये जो है इसके पहले आप दूसरे चैनल में जुड़े रहे होंगे तो उसको आप जो है आप उससे रिमूव हो जाइए, यानी कि उससे हट जाइए, क्योंकि वो चैनल जो है हैक हो चुका है। अब यहाँ आप देखने को मिलेगा, देखिए टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ आप टेलीग्राम में देखिए ये चैनल देखने को मिलेगा आपको, लोगो भी आप देख लीजिए और सब्सक्राइबर लगभग 100 के आसपास है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेगी, जैसे वीडियो की लिंक है, उसके PDF मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस मिलते हैं आपको डेली बेस पर, तो आप इन क्वेश्चन को पोल के अनुसार यहाँ पे हल भी कर सकते हो। तो काफ़ी फ़ायदे की चीज़ यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे देखिए आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो क्या आप MS ऑफिस 2019 पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोट यस और नो आपको बोलना है, या अदर कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको बोलना है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो दो काम आपको करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो सेकंड शिफ्ट है। 14 मई 2022 का जो CPCT क्वेश्चन आए थे उसमें सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम यहाँ कंप्लीट हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, देखिए कंपाइलर द्वारा निर्देशित एरर क्या कहलाती है। तो एरर हमको समझना पड़ेगा पहले। एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब होता है गलती, यानी कि कोई मिस्टेक आप कर देते हो प्रोग्राम बनाने में। जैसे प्रोग्राम हम बना रहे हैं और प्रोग्राम बनाने में कोई गलती हो जाती है तो उस समय कंपाइलर उसको रन नहीं करता है। कंपाइलर सबसे शुरुआती स्टेज होती है। जैसे हम यहाँ देखें तो देखिए जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम लिखा हो तो उस फाइल को हम बोलते हैं सोर्स कोड। जैसे C लैंग्वेज में बनाए .c करके ये सोर्स कोड रहेगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यहाँ देखने को मिलती है आपको, ठीक है। हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सारी चीज़ें फिर कंपाइलर के द्वारा उसको कंपाइल किया जाता है। और यहीं पे अगर एरर आ जाती है, ठीक है, यहीं पे अगर एरर आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, कंपाइल एरर। अब कंपाइल एरर तो कहलाएगी, परंतु कंपाइल एरर क्यों आती है, ये आती है कौन सी गलती के कारण। जैसे आप लाइन सिंटैक्स लिख रहे हो, कोई प्रारूप लिख रहे हो, कोई आप शब्द लिख रहे हो, उसको लिखने में आपको कोई दिक्कत हुई है, यानी कि गलती हो गई है या आपने गलत लिख दी हो, तो एक प्रकार से सिंटैक्स एरर वो होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंटैक्स की गलती के कारण यहाँ पे कंपाइलर एरर देता है, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। बाकी और एरर के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे सिमेंटिक एरर होती है, लॉजिकल एरर होती है, रन टाइम एरर होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम देखिए यहाँ लॉजिकल एरर, तो एरर तो होती है पर एरर होने की संभावना यहाँ पे हमको मैसेज नहीं आता। कैसे, जैसे 2+2 क्या होना चाहिए, 2+2 4 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गलत उत्तर आता है यहाँ पे, रन होने के पश्चात जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, परंतु हमको पता नहीं चलेगा कि एरर आई, हमको देखना पड़ता है। तो ये एरर जो कहलाती है लॉजिकल एरर कहलाती है, ठीक है। लिंकर एरर क्या होती है, ये जो होती है लिंकर, आप देख सकते हैं, देखिए लिंकर कहाँ काम कर रहा है। लिंकर एरर कब आती है, जब असेंबली कोड जो ऑब्जेक्ट फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल जब एग्जीक्यूशन फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है तो इसके समय जो एरर आती है उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकर एरर बोलेंगे। यानी लिंकर जो एरर है मुख्य रूप से कब उत्पन्न होती है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फाइल नहीं बनाई जाती है, ठीक है। वही बात मैंने बताया। एक होती है रन टाइम एरर। देखिए कभी कभी जो होता है मतलब कंप्लीट जो एग्जीक्यूशन होता है उसके समय, यानी कि जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम उस समय ये एरर आती है, तो रन टाइम की एरर इनको बोला जाता है। और सिमेंटिक एरर की बात करें तो ये जो होती है कब आती है, जब कंपाइलर द्वारा स्टेटमेंट को समझ में मतलब स्टेटमेंट को समझ में नहीं आता है। और यह त्रुटि कब तब होती है जब प्रोग्राम में लिखे गए स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए अर्थपूर्ण नहीं होते, यानी कि हमने गलत ही स्टेटमेंट लिख दी हैं जो कि कंपाइलर के लिए कोई भी काम के नहीं है। तो इस प्रकार के एरर सिमेंटिक एरर कहलाती है। चलिए हमने यहाँ पे देखिए एक हमने सिंटैक्स एरर देखे, ठीक। उसके बाद हमने 4 और यहाँ पे एरर के बारे में बात की है। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के बेसिक जो कीबोर्ड होता है उसमें जो ब्रेक की होती है, ब्रेक की को खालिस्तान और बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पॉज की इसको बोला जाता है। जैसे हम कीबोर्ड की बात करें तो ये डेल का कीबोर्ड आप देख रहे हैं, और जो पॉज की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी को अगर बड़ा करके देखें तो यहाँ पे देखिए पॉज
पॉज के अंतर्गत देखिए ब्रेक भी लिखा आ रहा है, ठीक है, पॉज और ब्रेक दोनों आ रहा है, तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्क्रॉल लॉक यहाँ दिख रहा है, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन दिख रहा है, तीनों की आपको साथ में। फिर उसके बाद देखिए डिलीट है, एंड है, पेज डाउन और इसी में पेज अप भी देखने को मिलता है। ये कंप्लीट जो भाग है आपका और न्यूमेरिक कीपैड, मतलब जो है न्यूमेरिक कीपैड यहाँ पे कहलाता है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए नम लॉक होता है, इससे इंडिकेटर ऑन हो जाता है। बीच वाला इंडिकेटर कैप्स लॉक के लिए होता है और लास्ट वाला जो होता है किसके लिए, स्क्रॉल लॉक के लिए होता है। इसके अलावा आप देखिए कीबोर्ड में कुछ फंक्शन कीज होती हैं जिनकी संख्या टोटल मिलाकर 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक आपको देखने को मिलती है, जिनका कुछ विशेष काम होता है। स्केप एक स्टेप को पीछे करने का काम करती है। ये न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक की आप देख सकते हैं, यहाँ पे A से लेकर Z तक की देख सकते हैं। कुछ सिंबॉलिक जो है की देख सकते हैं, बैक स्पेस की के कैरेक्टर को हटाने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए एंटर की, शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट मॉडिफायर की कहलाती है। फंक्शन की आपके देखेंगे तो यहाँ फंक्शन की लैपटॉप में देखने को मिलती है, ज़्यादातर विंडो की या विंडो लोगो की बोलते हैं, ठीक है। स्पेस ये जो है एक कैरेक्टर का स्पेस लाती है। कैप्स लॉक हमेशा कैपिटल टाइप होगा। टैब आपका देखिए इंडेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो ये सारी की कहलाती है। एरोज की कहलाती है, और ये म्यूट के लिए मतलब साउंड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कीबोर्ड के बारे में हमने देखे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूज़र के द्वारा एंटर किए गए जो आदेश होते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश होते हैं उसको अनुवाद यानी ट्रांसलेट करता है और उन्हें उन भाषाओं में परिवर्तित करता है जिसे यूनिक्स में कर्नल के द्वारा समझा जाता है। यानी कि ये काम कौन करता है, तो देखिए कर्नल की अगर बात करें तो यूनिक्स से लाइनेक्स में ही कर्नल का यूज़ होता था। तो कर्नल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कर्नल मतलब होता है एक प्रकार से बॉस, यानी कि उस सिस्टम का एक दिमाग हम बोल सकते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे यूज़र, यानी कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने कोई निर्देश को टाइप किए और टाइप करने के बाद उसको सिस्टम को दिए। तो सिस्टम में जाने से पूर्व देखिए हमने जो लिखे हैं वो हमने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखे। तो उसको जो सेल है, सेल क्या करेगा, सेल ट्रांसलेट करेगा और कर्नल जिस भाषा को समझ रहा है उस भाषा में कन्वर्ट करेगा और फिर जाकर कहीं हार्डवेयर में ये कंप्लीट रन होगा। तो यहाँ पे कौन उसको ट्रांसलेट करेगा, सेल, ठीक है। बीच में कौन है, सेल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किस मॉनिटर का उपयोग पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। तो यहाँ देखिए कैथोड रेज ट्यूब एक जो है जिसे हम बोलते हैं CRT, ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब। और पावर कैपेसिटर, किसी प्रकार का डिस्प्ले नहीं है। डेटा प्रोजेक्टर भी हमने देख सकते हैं। यहाँ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आप देख सकते हैं। देखिए डिस्प्ले दिखाता हूँ, CRT इसको बोलते हैं। और ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले में एक आता है LCD, एक आता है LED, ठीक है, एक OLED आता है और एक प्लाज्मा डिस्प्ले आता है। यानी 5 प्रकार के डिस्प्ले हमको देखने को मिलते हैं। जो वर्तमान में देखिए LED ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए फ्लैट पैनल जो LCD है वो ज़्यादा उपयोग होती है। राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। अगला है, CPU, मदरबोर्ड और रैम कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के लिए खालिस्तान एलिमेंट है। तो देखिए कंप्यूटर के कुछ एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट और एक होते हैं इंटरनल एलिमेंट। 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। यानी कि इंटरनल एलिमेंट से मतलब जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर जो भी चीज़ें लगी होगी उसे बोलेंगे इंटरनल एलिमेंट, और जिसे हिंदी में बोले तो आंतरिक, ठीक है, आंतरिक एलिमेंट, आंतरिक घटक हम बोल सकते हैं। और बाहर जो होते हैं जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ठीक है, यहाँ तक कि जो कैबिनेट है वो सभी जो है बाहरी घटक कहलाएंगे, यानी कि एक्सटर्नल घटक कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए इनपुट डिवाइसेस आपका देख सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत क्या जाएगा, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब जो है बाहरी घटक कहलाएंगे। आउटपुट डिवाइस भी मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी जो है बाहरी घटक। उसके बाद द्वितीयक स्टोरेज, ये आप देख सकते हैं द्वितीयक स्टोरेज में रिमूवेबल डिस्क भी आ जाती है। परंतु यहाँ आंतरिक के अंतर्गत क्या जाएगा, आंतरिक के अंतर्गत आपका CPU भी आ जाएगा, मदरबोर्ड भी आ जाएगा, रैम। क्योंकि मदरबोर्ड आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो उसमें जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है, देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड, उसी में रैम का स्लॉट होगा, वहीं पे आपका CPU होगा, यहाँ तक कि मदरबोर्ड, ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, आंतरिक, यानी कि इंटरनल पार्ट कहलाएंगे कंप्यूटर के, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ चित्र में आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये CPU मतलब जो आपका कैबिनेट होता है उसका आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो मदरबोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मदरबोर्ड में आप देखिए तो आपको देखिए रैम के स्लॉट देखने को मिलेंगे, यहीं वीडियो कार्ड देखने को मिलेगा, नहीं जिसे ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं, साउंड कार्ड देखने को मिलेगा,
ठीक है। यहीं पे आपका माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फैन दिख रहा है, फैन के नीचे आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलता है, मदरबोर्ड यहीं पे देखने को मिलता है, सब इंटरनल पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा अन्य चीज़ें जो है वो आउट मतलब हमने देखे थे अभी, एक प्रकार से बाहरी घटक यानी कि एक्सटर्नल एलिमेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की निम्न में से किस सेवा का उपयोग शॉर्ट मैसेज भेजने, जैसे हम देखिए नॉर्मली अगर व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप में हम नॉर्मली टाइप कर लेते हैं, फेसबुक मैसेंजर की बात करें टाइप करके फटाक से भेज देते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम रीड की अनुमति देता है, जिससे यूज़र जल्दी और आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तो इसे हम चैटिंग बोलते हैं और इंस्टेंट मैसेज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए ऑनलाइन चैटिंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन चैटिंग का मतलब होता है किसी नेटवर्क का उपयोग करके क्या करना, कम्युनिकेशन करना, वो भी रियल टाइम। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये तो टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में यानी कि भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में। और इंस्टेंट मैसेज को आईएम भी बोलते हैं, आईएम टेक्नोलॉजी होती है जो कि ऑनलाइन चैट को अलाउ करती है, रियल टाइम करती है ये भी, ठीक है। और किसके ऊपर करेगी, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट में मतलब एक प्रकार से कंप्यूटर इंटरनेट और अनदर कंप्यूटर नेटवर्क, इस प्रकार से जो है ये रियल टाइम टेक्स्ट को ट्रांसमिट करने की फैसिलिटी देता है चैट और इंस्टेंट मैसेज। इसका राइट आंसर है यूज नेट, भी एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है, यूज़र नेटवर्क इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है। ईमेल भी सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने के लिए। ब्लॉग भी इंटरनेट में हम हमारे विचारों को वेबसाइट के फॉर्म में या वेब पेज के फॉर्म में लिख सकते हैं और सामने वाले जो व्यक्ति है, यूज़र्स या फिर जो रीडर्स होते हैं वहाँ तक हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो रियल टाइम काम करेगा वो करेगा यहाँ पे चैट और इंस्टेंट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इंस्टेंट मैसेज के लिए आप कुछ उदाहरण, जैसे व्हाट्सअप आप चलाते होंगे, ठीक है। व्हाट्सअप जो है देखिए 2009 में आया था, 13 साल पहले आज से, ठीक। उसके बाद यहाँ देखें तो देखिए जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम 2013 में आया था यानी कि 8 साल पहले। और जो मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर जो आया था 2011 में, 10 साल पहले, ठीक है। अब यहाँ हम देखें तो ये जो है कुछ वर्जन भी दी हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए, जैसे iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, विंडोज़, मैक और वेब के लिए भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पे जो यूज़ नेट है उसकी। तो यूज़ नेट आप देख सकते हैं, देखिए ऑनलाइन जो बातचीत है उनका एक समूह होता है जिसे न्यूज़ ग्रुप भी कहा जाता है, न्यूज़ ग्रुप के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जो यूज़र होते हैं अपना खुद का डिस्कशन टॉपिक बना सकते हैं या किसी विषय पर मौजूदा जो थ्रेड होती है, जो एग्जीक्यूशन मतलब जो एक प्रकार से रन टाइम जो थ्रेड होती है उसका योगदान भी कर सकते हैं। कुछ समाचार समूह जो प्रश्न है उत्तर के लिए एक फोरम तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़नेट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 8 में क्रेडेंशियल बैकअप और रिस्टोर विजार्ड खोलने के लिए इनमें से कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जब हम रन कमांड खोलेंगे अल्ट मतलब जो विंडो की है उसके साथ आर हम प्रेस करते हैं, जो विंडो लोगो की है ना, विंडो लोगो की प्लस आर, इस प्रकार से हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम लिखेंगे CREDWIG, तो इस प्रकार हम लिखेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, बैकअप और रिस्टोर योर स्टोर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वही पूछा गया है कि देखिए क्रेडेंशियल बैकअप और रिस्टोर विजार्ड खोलने के लिए कौन सी कमांड, तो ये जो है CREDWIZ, इस प्रकार से कमांड हम लिखेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करके हम सारी प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है, ब्लैंक उपकरण का उपयोग सुरक्षा, पहचान और प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑटोमेटिक, ऑडियोमेट्रिक, वीडियोमेट्रिक ये तो है नहीं, यहाँ पे बायोमेट्रिक इसका राइट आंसर है। अब बायोमेट्रिक होता क्या है, बायोमेट्रिक मतलब बॉडी का मेजरमेंट, जैसे बॉडी का मेजरमेंट और कैलकुलेशन से मतलब क्या है, देखिए रेटिना का मेजरमेंट जो बॉडी पार्ट्स है उसका, फिंगरप्रिंट का मेजरमेंट या फिर हमारे फेस रिकॉग्निशन, इनका मेजरमेंट करने की एक टेक्निक है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज यूज्ड कंप्यूटर साइंस, ये जो है एक प्रकार से आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग की जाती है जिससे एक्सेस कंट्रोल हमको प्राप्त हो सके। जैसे हम मोबाइल का यूज़ करने वाले हैं तो फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से हमारा मोबाइल का लॉक खुल जाता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रेटिना, हम जैसे कहीं आप देखे होंगे रेटिना का उपयोग भी जो है अब आधार कार्ड में आप जो है बायोमेट्रिक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोमेट्रिक के अंतर्गत आती है। अगला है, ब्लू रे हाई डेफिनेशन डिस्क का रेजोल्यूशन कितना होता है। अब ब्लू रे का मतलब आप समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपकी चलती थी फ्लॉपी डिस्क, क्या चलती थी,
फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे चलती थी जिसकी कैपेसिटी 1.44 MB हुआ करती थी। फिर आई आपकी CD, तो CD की जो है 700 MB हो गई, ठीक है। उसके बाद आई DVD वन साइड और डबल साइड में देखने को मिलती थी। वन साइड की 4.7 GB देखने को मिलती थी। फिर आई आपकी ब्लू रे डिस्क आपकी जो है देखिए नॉर्मली अगर देखें तो ये जो है काफ़ी मतलब एडवांस होती है। इसके बारे में हम आगे एक और क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर होता है, उसका जो रेजोल्यूशन है वो हम देखें तो देखिए इसका रेजोल्यूशन 1920 × 1080 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1920 1080 पिक्सल, ठीक है। तो ब्लू रे जो है देखिए सबसे अपग्रेडेड वर्जन है और ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट डिस्प्ले वीडियो इमेज टेक्स्ट एंड रिजल्ट, मतलब कौन कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो इन सभी को डिस्प्ले कराने का काम करता है। सिंपल सी बात, डिस्प्ले आ गया यानी कि वो डिस्प्ले किससे रिलेटेड है, मॉनिटर। तो यहाँ पे मॉनिटर यही काम कराएगा। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये सभी एक्सटर्नल पार्ट है जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है, स्पीकर बोल सकते हैं, कीबोर्ड, माउस है, इसके अलावा माइक हम बोल सकते हैं, CPU, कैबिनेट, मॉनिटर। तो मॉनिटर एक प्रकार से क्या है, डिस्प्ले डिवाइस है। डिस्प्ले डिवाइस मतलब जिसमें सारी चीज़ें हमको इसमें प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होकर दिखती है, ठीक है। अब रैम की बात करें तो रैम तो एक प्रकार की मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कीबोर्ड का मतलब होता है देखिए यहाँ पे टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये जो होती है देखिए रैम जो रियल टाइम जो प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करती है, और रोम जो है स्टोर यानी कि वायर्स को स्टोर करने का काम करती है, जो कि इरेजेबल नहीं होती है। इरेजेबल कुछ कंडीशन में होती है जैसे पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम इसकी देखने को मिलती है। और रैम का जो है टाइप्स है स्टैटिक रोम रैम और डायनेमिक रैम, दो मिलती है। कीबोर्ड का ऐसा कुछ नहीं। मॉनिटर के 5 प्रकार होते हैं। मॉनिटर के सिंपल अगर देखें कलर के हिसाब से तो मोनोक्रोम और ग्रे स्केल और कलर 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। और उसके टाइप अगर देखें डिस्प्ले के हिसाब से तो CRT, LCD, और उसके बाद हमने देखे थे LED, प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है, और OLED। ये 4-5 प्रकार हम देख सकते हैं मॉनिटर के। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ में जो है आरंभ में इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके या प्रोटोकॉल में से नहीं है। तो देखिए टेलनेट भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसे टर्मिनल नेटवर्क बोला जाता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी प्रोटोकॉल है। गोफर भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का काम करता था। परंतु ब्लॉगिंग आपका जो है इंटरनेट के अंतर्गत चलने वाला एक प्रकार से वेब पेज जैसा ही होता है। अब ब्लॉगिंग होता क्या है, ब्लॉगिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर अपना ब्लॉग तैयार कर सकता है, और ब्लॉग लिखने की जो विधि है उसको ब्लॉगिंग बोला जाता है इंटरनेट में, ठीक है। तो ब्लॉगिंग यहाँ पे इसका राइट आंसर है, जो कि ना तो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ना तो इंटरनेट का आरंभ। ये तो एक प्रकार से वेबसाइट का एक फॉर्म हो सकता है, और ये ब्लॉगर से भी फ्री ब्लॉगर से बना सकते हैं या फिर वर्ड पेज से हम इसको तैयार कर सकते हैं। टेलनेट देखिए, टेलनेट मतलब होता है टर्मिनल नेटवर्क, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में हो सकता है या फिर इंटरनेट में जो रिमोट कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको टेलनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। टेलनेट को 1969 में विकसित किया गया था। सबसे शुरुआत में ARPANET बना था तब, ठीक है। RFC 854 में डिफाइन किया गया था। टेलनेट कनेक्शन को वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन भी कहा जाता है। एक और होता है FTP, देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि सर्वर से हमको कुछ चीज़ डाउनलोड करना है और सर्वर में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना है तो अपलोड और डाउनलोड करने के लिए FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। गोफर होता है। गोफर का मतलब क्या होता है, गोफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग रिमोट साइट मतलब जो सर्वर है वो हम बोल सकते हैं, उससे डॉक्यूमेंट को खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गोफर के माध्यम से अन्य कंप्यूटर के साथ ऑनलाइन कनेक्शन शुरू करना संभव है, और ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल भी काम करता है, मतलब क्लाइंट सर्वर के जो प्रिंसिपल है उस पर काम करता है। फिर बात करते हैं LCD। तो LCD का पूरा नाम क्या है, देखिए LCD एक प्रकार की मॉनिटर है ना, फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। और LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसे अगर बात करें हम देखिए तो CRT भी आता है जिसे कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं। LCD का मतलब हमने देखे। LED का मतलब लिक्विड एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये लिक्विड नहीं होता है, यहाँ पर लाइट आएगा, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और यहाँ लिक्विड आता है, यहाँ पर लाइट का उपयोग किया जाता है। OLED का मतलब देखिए ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और एक और आता है आपका प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले फुल फॉर्म भी वही है और शॉर्ट फॉर्म भी वही है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रिया सरकारी संस्थाओं के कामकाज में शामिल सरकारी जो प्रक्रिया है, मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट की बात की जा रही है
और दूसरी तरफ भी गवर्नमेंट की, यानी कि एक तरफ ले लेते हैं हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक तरफ ले लेते हैं जो है रेलवे मिनिस्ट्री। तो ये देखिए ये भी गवर्नमेंट, दोनों के मध्य क्या हो रहा है, सरकारी सेवाएं जो है मतलब एक प्रकार से जो सेवाएं है वो क्या कैसे की जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है, पर किसके माध्यम से, वो की जा रही है कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से गवर्नमेंट में सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो अगर कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान इस प्रकार किया जाता है तो उसे बोलते हैं ई गवर्नेंस। क्या बोलेंगे, ऑनलाइन मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। और इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन 4 मुख्य प्रकार का होता है, जिसमें से हम देख सकते हैं G2G होता है, ठीक है, G2B यानी कि बिजनेस, G2C होता है और G2E होता है। तो देखिए यहाँ पे G2G का मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, G2B का मतलब गवर्नमेंट से बिजनेस, G2C का मतलब गवर्नमेंट से सिटीजन और G2E का मतलब गवर्नमेंट से एम्प्लॉय। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मतलब सरकार से सरकार, ठीक है, G2G यहाँ वर्क करेगा। अब क्या क्या होता है यहाँ देखिए, कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबल, ओपन, इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग, ओपन, द पीपल, इंटेंशनल, इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में। इसके अलावा देखिए G2G मैंने बता चुका, G2C भी बताइए, G2E और G2B। तो इस प्रकार से यहाँ गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के जो है टाइप्स यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट के संदर्भ में रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है, रजिस्टर आपको पता है सीपीयू की मेमोरी होती है जो कि सबसे फास्ट होती है, सीपीयू के साथ इनबिल्ट होती है। उसके बाद कैश मेमोरी आती है जो सेकंड नंबर पे फास्ट होती है। उसके बाद रैम आती है जो थर्ड नंबर पे फास्ट होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं एसएसडी, हार्ड डिस्क, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ स्टोर डेटा केवल उस समय दिखता है, किस समय, जब थ्रेड, आप थ्रेड देखिए, थ्रेड का मतलब होता क्या है, ये देखिए ये प्रोग्राम का मतलब तो आप समझते होंगे निर्देशों का समूह। अब ये रन तो होगा ना कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या रन होना ही पड़ेगा। तो प्रोग्राम कब होता है, जब रन नहीं होता, जब रन टाइम पे वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उस समय उसको बोलते हैं थ्रेड, रन टाइम पे थ्रेड। और रन कहाँ होता है, सीपीयू में, सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर जो है इसको स्टोर किया जाएगा ना। तो यहाँ बोला जा रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट के संदर्भ में रजिस्टर में स्टोर डेटा केवल कब दिखता है, जब थ्रेड होता है। थ्रेड मतलब कब होता है, जब रन टाइम पे, यानी कि प्रोग्राम जब रन होगा तो वो थ्रेड बन जाएगा। और थ्रेड कहाँ स्टोर होती है, रजिस्टर में। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए सीपीयू के अंतर्गत रजिस्टर होता है, 2 प्रकार के रजिस्टर, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। तो सीपीयू के अंतर्गत जो रजिस्टर है वो हाई स्पीड मेमोरी एरिया होता है, ठीक है, जो कि सीपीयू के चिप में होता है। और ये देखिए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये इसका यूज़ किया जाता है। अब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो थ्रेड बन जाता है, यानी कि थ्रेड कहलाता है। तो वही आंसर हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक ब्लैंक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर से बना होता है। कंप्यूटर से बना यानी कि एक कंप्यूटर ही हो गया, ठीक है, उसके बाद एक कंप्यूटर ये हो गया और उसके बाद हम एक कंप्यूटर और कर देते हैं। तो अगर ये कंप्यूटर जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, अब एक दूसरे से जुड़ गए हैं, इसका मतलब है कि किस लिए जुड़े हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए। तो इनसे जो निकल कर आएगा वो बन जाएगा नेटवर्क। अब कंप्यूटर जुड़े हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क इसको नहीं बोल सकते हम, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर जो है आपस में डेटा और जो भी रिसोर्सेस है उसको शेयर करने के लिए जब आपस में एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। बैकबोन तो आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में उपयोग होता है। हाइपरलिंक ऐसा टेक्स्ट होता है ऐसा जिस पर क्लिक करने पे क्या होता है, किसी डेस्टिनेशन पे ले जाता है। और पेरिफेरल्स का मतलब होता है जो बाहरी डिवाइसेस होती है कंप्यूटर की, उसे पेरिफेरल्स बोलते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप समझ गए, सभी कंप्यूटर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए यानी कि रिसोर्सेज और डाटा शेयरिंग के लिए जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। अगला है विंडोज़ इंस्टॉल करते समय ब्लैंक फाइल फॉर्मेट का उपयोग इंस्टॉलर जो एक्सटेंशन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ देखिए जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉलर की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .msi होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं .msi, देखिए विंडोज इंस्टॉलर वाली फाइल है, .msi होता है। और विंडोज इंस्टॉलर इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज्ड फॉर द इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए जो फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट है, इसका कब बनी थी इनिशियल रिलीज 1999 में, इसको 22 साल पहले रिलीज़ किया गया है। प्लेटफॉर्म 32 मतलब 86 और 64 दोनों बिट में देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रीवेयर है ये और विंडोज़ 2000 एंड लेटर जो है इंक्लूड इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टेबल वर्जन देखिए यहाँ पे 2009 में 12 साल पहले देखने को मिलता है। DBMS पूछा जा रहा है, DBMS का पूरा नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए। DBMS का मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
एम एस, ठीक है। और एक और होता है RDBMS। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और RDBMS जो है MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस एक एलिमेंट है जो MS ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद आता है, ठीक है। तो ये जो है RDBMS का सबसे अच्छा उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट का। पूछा जा रहा है टोपोलॉजी हब का उपयोग करती है, कौन सी टोपोलॉजी? तो देखिए हब का मतलब एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जिससे सारे कंप्यूटर इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार का फॉर्म बन रहा है, तो स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे हब का उपयोग करती है। राइट आंसर हमारा स्टार हो जाएगा। बस टोपोलॉजी में तो एक बैकबोन होती है और सब कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं। अगर बैकबोन खराब हुई तो कंप्यूटर का नेटवर्क फ्लॉप हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी में इस प्रकार से चक्र बना होता है, ठीक है, जिसमें देखिए लाइन से यहाँ कंप्यूटर हो जाएगा, यहाँ कंप्यूटर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। पर स्टार टोपोलॉजी में आप देखेंगे तो हब आप देख सकते हैं बीच में सेंट्रलाइज डिवाइस और बाकी अन्य कंप्यूटर जो है इस सेंट्रलाइज डिवाइस से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, परंतु यदि सेंट्रलाइज डिवाइस खराब हो जाती है तो सारा कंप्यूटर नेटवर्क आपका डेड हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाइज योर कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्फ़िगर इट टेस्ट इट एंड कनेक्ट इट द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। मतलब कौन सा ऐसा है ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को चालू होते समय सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर या टेस्ट करता है, ठीक है। इसे हम पोस्ट बोलते हैं, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कंप्यूटर जब बूटिंग स्टेट, जैसे हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर पावर ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप दिखने तक की या कमांड प्रॉम्प्ट आने तक की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे बूटिंग। तो बूटिंग होने के दौरान कौन सा सिस्टम है जो सारी चीज़ों को चेक करता है, क्या क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सारी चीज़ों को चेक करता है, कॉन्फ़िगर करता है सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसे कॉन्फ़िगर करने का काम कौन करेगा? बायोस। और बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए यहाँ इसके बारे में अगर बात करें हम बायोस के बारे में तो क्यों उपयोग किया जाता है तो आपको पता चल गया। जो लोड होता है कंप्यूटर का उसको मेंटेन करने का काम करता है। लोड मतलब बेसिक जो लोड होता है शुरू में, और इसके लिए एक टेस्ट करता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि वेरीफाई करता है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई दिक्कत आती है जैसे हार्ड ड्राइव आपकी कनेक्ट नहीं है या काम नहीं कर रही तो सामने स्क्रीन पर मैसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा बायोस। और बायोस देखिए AMI बायोस ये कंपनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा रोम के अंदर, यानी कि मदरबोर्ड में ये देखने को मिलता है। विंडोज़ की अगर बात करें, यहाँ बायोस तो आंसर हो गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर बायोस आप देखिए चिप में देखने को मिलता है। किस प्रकार के प्रिंटर में पेपर को अक्सर पिन या व्हील के माध्यम से फीड किया जाता है? पिन या व्हील के माध्यम से फीड किसको किया जाता है? आप ये देखिए, और ये मतलब जब हम फीड करेंगे तो प्रिंटर के माध्यम से कागज़ को धीरे धीरे आगे ले जाता है। तो ये कौन सा प्रिंटर है? जैसे आप देखिए यहाँ पे देखें तो ये देखिए लेज़र प्रिंटर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ व्हील है और यहाँ पे पेपर आपका फंसा हुआ है, जैसे प्रिंट देंगे तो ये आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो ये कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जबकि लेज़र प्रिंटर में आपको इस प्रकार की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, नीचे ट्रे में रख देते हैं, इंकजेट में भी ट्रे में रखते हैं, 3D प्रिंटर में भी इसी प्रकार से। पर डॉट मैट्रिक्स जो है, जो रिंग है मतलब व्हील है या पिन में उसको पेपर को फीड कर दिया जाता है और वो धीरे धीरे उसको आगे की ओर खींचते जाता है। और ये किस टेक्निक पे काम करता है? तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसकी स्पीड कैसे नापी जाती है? देखिए, एक होता है DPI डॉट पर इंच, इसका मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। और एक होता है CPS का मतलब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर पर सेकंड। एक कैरेक्टर में कितने मतलब एक सेकंड में कितने कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा, इसको बोलते हैं कैरेक्टर जो है पर सेकंड, ठीक है। तो ये किस पे काम करेगा? देखिए CPS यानी कि अक्षर प्रति सेकंड। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इसी टेक्निक पे काम करता है CPS में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड, यहाँ शॉर्टकट पूछा गया। तो सबको पता होगी Ctrl+P। Ctrl+S होता है, ये होती है प्रिंट के लिए, और ये होती है सेव के लिए। ये जो Ctrl+X है वो होती है कट के लिए, और Ctrl+V जो होती है पेस्ट के लिए, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो Ctrl+C ये जो होती है कॉपी के लिए होती है, ठीक है। और बहुत सारी होती है, जैसे Ctrl+D की अगर बात करें MS वर्ड में
तो ये जो होती है किसके लिए, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसको शो करने के लिए। CTRL+F की बात करें तो ये जो होती है फाइंड के लिए होती है। Ctrl+H की बात करें तो रिप्लेस के लिए होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको शॉर्टकट में देखने को मिलेगी। तो मैं आपको वर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। आप शॉर्टकट सारी चीज़ों को, मतलब जितनी भी शॉर्टकट है, एक बार सभी शॉर्टकट को एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ Ctrl+X है, Ctrl+C है कॉपी के लिए, Ctrl+V है किसके लिए, पेस्ट के लिए। उसके अलावा देखिए आप यहाँ जाओगे Ctrl+B यानी बोल्ड है, Ctrl+I मतलब इटैलिक, Ctrl+U मतलब अंडरलाइन। स्ट्राइक का मतलब देखिए स्ट्राइक की शॉर्टकट नहीं दी है, जिसकी शॉर्टकट नहीं दी है आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उसके बाद बड़ा छोटा करने के लिए Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन और Ctrl+Shift+ लेस देन से छोटा। उसके अलावा देखिए आपको अलाइनमेंट की शॉर्टकट दी है, Ctrl+L है, Ctrl+E से सेंटर होगा, Ctrl+R से राइट होगा, कंट्रोल जो जे है उससे जस्टिफाई होगा। उसके बाद देखिए आप किसकी शॉर्टकट देख सकते हैं, देखिए यहाँ फाइंड की, तो एडवांस फाइंड में जाओगे Ctrl+F देखने को मिलेगा। ठीक है, Ctrl+F। उसके बाद रिप्लेस में जाओगे तो Ctrl+H देखने को मिलेगा। सेलेक्ट ऑल की देखिए Ctrl+A है। उसी प्रकार यहाँ पे जाओगे तो आपको देखिए Ctrl+K हाइपरलिंक की देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा डिज़ाइन में आप देखेंगे तो डिज़ाइन में यहाँ पे नहीं है, लेआउट में जाकर देखेंगे तो लेआउट में आपको कोई शॉर्टकट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखेंगे नेक्स्ट है, जैसे मेलिंग या फिर रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट देखोगे तो F7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप MS वर्ड की बहुत सारी शॉर्टकट की को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखिए फाइल मेनू में जाए तो Ctrl+N से न्यू, Ctrl+O से ओपन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है शॉर्टकट को ध्यान रख सकते हैं ताकि आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो ऐसे शॉर्टकट वाले आए आपसे छूटे ना। नेक्स्ट है, यदि आप विंडोज़ 10 में वेब कैमरा का उपयोग कर रहे हैं तो अपनी फ़ोटो को कहाँ सेव करेंगे, यानी कि तो जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, तो वो कहाँ सेव होती है ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पे आपको देखिए जब मैं यहाँ विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलता हूँ तो पिक्चर दिख रही है आपको, पिक्चर, और यहाँ कैमरा रोल दिख रहा है। तो कैमरा रोल में मेरी जो वेब कैमरा है उसकी फ़ोटो देखने को मिल रही। तो कहाँ गए हम, पिक्चर, पिक्चर के बाद कैमरा रोल, और उसके अंदर हमको पिक्चर देखने को मिल रही। तो ये देखिए यहाँ पे हम गए कहाँ, पिक्चर में, कैमरा रोल में, और हमको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल जाती है जो भी हमारी पिक्चर होती है। माय डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट होते हैं, रिसाइकल बिन में डिलीट की हुई चीज़ें देखने को मिलती है, डाउनलोड में डाउनलोड वाली चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लैंक जो है भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको पता है 1.44 MB होती है। CD की होती है 700 MB के आसपास। ठीक है, ब्लू रे डिस्क के पहले कौन आए थे, देखिए फ्लॉपी डिस्क अपग्रेडेड वर्जन CD का अपग्रेडेड वर्जन DVD, जिसकी कैपेसिटी 4.7 GB सिंगल साइड। अब ब्लू रे डिस्क जो है सबसे हाई है यहाँ पे, देखिए फ्लॉपी, फिर CD, फिर DVD और फिर ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क यहाँ सबसे ज़्यादा है। ब्लू रे डिस्क आप देखें तो फिल्म फॉर्मेट इसको बोला जा सकता है। इसको देखिए ब्लू रे भी बोला जाता है। ऑप्टिकल डिस्क है ये स्टोरेज, जिसका जो है एक प्रकार से सुपर सेट हो सकता है DVD का सुपर सेट है, जिसको मुख्य रूप से हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और कब लॉन्च हुई थी ये, 2006 में लॉन्च हुई थी, 20 जून 2006। और सिंगल साइड 25 GB होती है, डबल साइड आपकी 50 या फिर 66 GB होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लू रे डिस्क को। निम्नलिखित में से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का प्रारूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सीक्रेट की है, क्रिप्टोग्राफिक, पब्लिक की भी है, हैश फंक्शन भी है। पॉपुलर एल्गोरिदम क्यों नहीं है? एल्गोरिदम से आप समझ जाइए, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के पहले हम स्टेप बाय स्टेप कुछ क्रम से उसकी प्रोसेस लिख देते हैं इंग्लिश में या अन्य लैंग्वेज में, उसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो इस प्रकार से क्रिप्टोग्राफिक से संबंधित नहीं है। हम देख सकते हैं, देखिए क्रिप्टोग्राफी में सीक्रेट की है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं पब्लिक की भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ आपको पब्लिक और प्राइवेट जो सीक्रेट की है वो दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक की और सीक्रेट की एल्गोरिदम। उसके अलावा देखिए सिपर टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेन टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा, एनक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, उसका डिक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको जो है अलग अलग की देखने को मिली। तो ये आपको क्रिप्टोग्राफिक देखने को मिलेगी, यानी कि प्लेन टैक्स और यहाँ सामने भी प्लेन टैक्स, बीच में जो जा रहा है कोडिंग वाला वो बोलता है सिपर टैक्स, और उसको यहाँ पर सीक्रेट की के माध्यम से एनक्रिप्ट और उसी के माध्यम से डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। अगला है IP एड्रेस। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस दो भागों में बटा होता है, कौन कौन से? तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो देखिए IP एड्रेस कुछ इस प्रकार होता है, 192 वो .168.1.2।
तो जो शुरू के 3 भाग है, ये वाले जो 3 भाग है इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, और उसी को बोलते हैं हम नेटवर्क आईडी। या तो नेटवर्क एड्रेस बोल दीजिए या तो फिर नेटवर्क आईडी बोल दीजिए। ठीक है, लास्ट का जो एक अंक बचता है उसको बोलते हैं होस्ट एड्रेस या फिर होस्ट आईडी उसको बोल सकते हैं। ये चेंज होते रहता है, यहाँ देखिए 3 4 मतलब नेटवर्क की जो होस्ट संख्या उसके अनुसार चेंज होते रहता है। तो 2 चीज़ें कौन कौन सी हो गई, एक नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। तो यहाँ देखिए नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी आपको देखने को मिलेगी आईपी एड्रेस में। अब आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उसका एक यूनिक नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, जो कि उसकी पहचान के लिए काम आता है किसी नेटवर्क में। इसके 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6, ये दोनों वर्जन होते हैं। और अगर टाइप की मैं बात करूं तो टाइप होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और एक होता है प्राइवेट। पब्लिक आईपी एड्रेस वह होता है जो आईएसपी के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, हमें। और ये 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। और प्राइवेट आईपी एड्रेस वह होता है जो लोकल आईपी एड्रेस भी इसको कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य नेटवर्किंग डिवाइस पर असाइन होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है। आईपी एड्रेस आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। विंडोज़ 7 और उसके बाद के जो संस्करण या वर्जन है उसमें बेहतर सुविधाएं है। ठीक है, कौन सी बेहतर सुविधा पूछा जा रहा है, विंडोज़ ओएस की निम्न में से कौन सी सुविधा आपको पूरे संग्रहण यानी स्टोरेज को एनक्रिप्ट या एनक्रिप्शन के लिए सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर है बिट लॉकर। क्या है, बिट लॉकर। बिट लॉकर क्या होता है देख सकते हैं इस प्रकार से हम, विंडोज़ बिट लॉकर। और बिट लॉकर विंडोज़ के साथ आने वाला एक ऐसा टूल है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके अनुसार हम जो है डिस्क ड्राइव या फिर जैसे कि पेन ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, इनको पासवर्ड लगाकर एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी हमारी अनुमति के बगैर हमारी जानकारी या इंपॉर्टेंट डाटा को चुरा ना सके या यूज़ ना कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे हमको बिट लॉकर की सुविधा मिलती है विंडोज़ 7 और उसके बाद के, यानी कि विंडोज़ 8 है, 8.1 है, 10 है या फिर 11 है, इनमें आपको ये सुविधा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान की अनुमति देता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक से अधिक काम, यानी कि एक ही बार में आप गाने सुन सकते हैं, एक ही बार में आप वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं, एक ही बार में आप जो है मूवी ओपन करके देख सकते हैं, यानी कि एक साथ एक ही समय में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को हम चला पा रहे हैं, किससे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ दूसरा नंबर का हमारा है एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने की जो फैसिलिटी है वो किसमें मिलती है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए सीपीयू है एक ही, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ही, पर यहाँ प्रोसेस 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, जिसे वर्ड भी खोल लिए, वेब ब्राउज़र भी खोल ली, ईमेल भी। तो ये अलग अलग प्रकार से हम जो है एक ही समय में एप्लीकेशन या प्रोग्राम को यूज़ कर पा रहे हैं। हाँ, खालिस्तान का उपयोग सभी सिस्टम को एक केंद्रीय नोड से जोड़कर जो है नेटवर्क विफलताओं की संभावना को कम करके, ये टोपोलॉजी की बात की जा रही है, किसकी, टोपोलॉजी की। केंद्रीय नोड मतलब एक प्रकार से हब की बात की जा रही है, तो हब से हम सारे कंप्यूटर को जोड़ ले, इसके पहले भी हमने पढ़े थे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है स्टार टोपोलॉजी आप देख सकते हैं। ये देखिए केंद्रीय डिवाइस मतलब जो है सेंट्रल डिवाइस से हम जो है सेंट्रलाइज डिवाइस से सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिए, तो इससे मिलकर क्या बनी, हमारी स्टार टोपोलॉजी बनी। सारे कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है नेटवर्क फेल नहीं होगा, पर ये ख़राब हो जाता है नेटवर्क फेल। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, जब रिंग का आकार बन जाए इस प्रकार से सभी कंप्यूटर, जैसे ये कंप्यूटर को डाटा चाहिए तो वो इधर भेजेगा, देखिए यहाँ से ऐसे घूमकर ये जाएगा, अगर यहाँ से एक जो हो जाए डिस्कनेक्ट तो ये जो है नेटवर्क फेल होने की संभावना हो जाती है इसकी। पर फेल ऐसा नहीं होगा, उल्टा चल सकता है, अगर सिंगल वे में चल रहा है तो फेल हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी जो होता है एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन से कनेक्ट करना। बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन होती है जिसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, अगर बैकबोन खराब हो जाए तो बस टोपोलॉजी आपकी फेल हो जाएगी। ठीक, इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आईएसपी ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है उसे आईएसपी बोलते हैं, और आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका राइट आंसर ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी। अब यहाँ देखिए ऐसी कंपनी जो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है, आसान भाषा में आईएसपी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करने का माध्यम है जो कि बहुत सारी सेवाएं प्रोवाइड करती है, टेलीफोन, टेलीविज़न सेवाएं, ईमेल सेवा, सॉफ्टवेयर पैकेज, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, ये सारी चीज़ें। तो देखिए जब भी हम किसी कंप्यूटर मतलब नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट होना, तो गवर्नमेंट हो, होम हो, लार्ज कॉरपोरेशन हो, स्मॉल बिजनेस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो आपको आईएसपी से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो इंटरनेट की सेवा प्रदाता कंपनी आईएसपी कहलाती है। वेब के संदर्भ में निम्न में से क्या सामान्यतः है अधोरेखित, यानी कि हम बोल सकते हैं अंडरलाइन
और कलर जो पाठ्य सामग्री है, जो रीडिंग कंटेंट है या फिर इमेज है, वो इसके रूप में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ मैं चित्र में दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है, अगर इस पर क्लिक करोगे आप या इस पर क्लिक करोगे तो कोई दूसरी मतलब जो है डेस्टिनेशन खुलेगा। तो ये जो होती है आपकी हाइपर लिंक होती है। जैसे पिक्चर में भी हाइपर लिंक हो सकती है या फिर अंडरलाइन टेक्स्ट में भी हाइपर लिंक हो सकती है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक, जो कि किसी दूसरी जगह हमको ले जाकर छोड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए खाली स्थान यानी कि ब्लैंक इज़ अ मल्टीलिंगुअल इंटरनेट बेस्ड डिक्शनरी है। तो ये कौन सी डिक्शनरी है, ये विक्शनरी है। विक्शनरी यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इसको फ्री डिक्शनरी हम इस प्रकार बोल सकते हैं। और एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि देखिए विक्शनरी इज़ अ मल्टीलिंगुअल वेब बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट a free content dictionary of term in all nature language and is in a number of artificial language। अब देखिए मल्टीलिंगुअल बोले तो 159 लैंग्वेज अभी एक्टिव है। क्रिएट किया गया था जिमी वेल्स एंड विकीमीडिया कम्युनिटी के द्वारा। लॉन्च किया गया था 2002 में, 19 साल पहले। विकीमीडिया फाउंडेशन इसका ऑनर है। आगे देखिए एमएस वर्ड 2019 की बात की जा रही है। इसमें डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या डालने के लिए कौन सी टैब का उपयोग किया जाता है, तो हम एमएस वर्ड खोल लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये खुल गया हमारा एमएस वर्ड 2019। देखिए आपको एमएस वर्ड 2019 के कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और इसके लिए आपको वोट करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम 2021 को भी लेकर आएंगे अगर 2019 का ला लेते हैं तो। ठीक, तो यहाँ देखिए जब हम पेज नंबर इंसर्ट करेंगे तो हमको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। देखिए उसके बाद हमको पेज नंबर कहाँ से, हेडर एंड फुटर ग्रुप देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमको 3 ऑप्शन हेडर, फुटर और पेज नंबर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जहाँ पे हमको पेज नंबर करें तो इस प्रकार से देखिए हम टॉप में पेज नंबर ला सकते हैं, टॉप में सेंटर में ला सकते हैं, टॉप में लेफ्ट राइट में ला सकते हैं या फिर बॉटम में भी ला सकते हैं, नीचे पेज के जस्ट नीचे। तो ये किसके माध्यम से लाया हमने, पेज नंबर, जो कि आपको कहाँ मिला, इंसर्ट टैब में मिला, हेडर एंड फुटर पेज नंबर ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे देखिए टेबल ग्रुप में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन में कौन कौन से ऑप्शन है ये आपको ध्यान देना है ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा इंसर्ट टैब में कौन से ग्रुप में वर्ड आर्ट उपलब्ध होता है या फिर टेक्स्ट बॉक्स उपलब्ध होता है या फिर ड्रॉप कैप उपलब्ध होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका राइट आंसर इंसर्ट है, जो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए काम आता है। एडिट टैब होता नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट टैब जो है वो पर्टिकुलर कोई पिक्चर या उसके लिए ओपन होता है। होम टैब होता है जो कि सबसे शुरू वाला टैब है। लैपटॉप द्वारा किसी ऑनलाइन विज्ञापन पर क्लिक करने से यदि आपका लैपटॉप मालवेयर से प्रभावित होता है तो सोशल इंजीनियरिंग हमले का शिकार हुए इस हमले को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मालवरटाइजिंग इसको बोला जाता है। फिशिंग मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया हूँ। मालवरटाइजिंग मतलब जैसे आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र है और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे वेबसाइट में ऐड आप देख सकते हैं। तो यहीं देखिए मैलिशियस बैनर आप देख सकते हैं। मैलिशियस बैनर पे आप जो है क्लिक करने, जो अटैकर्स होते हैं मैलिशियस बैनर भेजेगा और यहाँ से आपको क्लिक करवाने की कोशिश करेगा। जैसे आप उसको क्लिक कर देते हो धोखे से तो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है इस प्रकार से देखिए योर पीसी इज़ इन्फेक्टेड स्कैन नाउ, इस प्रकार के अनावश्यक जो मैसेजेस है जो पॉपअप विंडो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं मालवरटाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेल 2019 में रडार चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो रडार चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। अगर कुछ इस प्रकार की हम डेटा लेते हैं और डेटा को हम इस प्रकार से बना लेते हैं तो ये कहलाता है रडार चार्ट। रडार चार्ट में क्या होता है, यह चार्ट डाटा की कई श्रृंखलाओं के कुल मानों की तुलना करता है। तो देखिए 1 2 3 2 सीरीज़ हो गई, इनकी तुलना यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ये तो सही है, पर अब यहाँ गलत पूछा गया है तो ये सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही मतलब राइट आंसर नहीं होगा। यह चार्ट केंद्र बिंदु के सापेक्ष मानों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। देखिए केंद्र बिंदु से लेकर इधर तक वो जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी हमारा सही है। फिर ये जो है तीसरा वाला यह चार्ट पूर्ण भाग से अन्य भागों के संबंध को व्यक्त करता है, तो ये गलत है। उसके बाद एक भरे हुए रडार चार्ट में डेटा श्रृंखला से आच्छादित क्षेत्र को रंग से भरा जाता है, रंग से भरा गया है। तो ठीक है, ये 3 हमारे सही हैं। जो तीसरा नंबर है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर भी हमारा तीसरा वाला यहाँ पे होगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है तो एमएस वर्ड पृष्ठ को फिट करने के लिए इसे पुनः आकार देता है। ठीक है, पुनः आकार देता मतलब पेज का साइज़ बदलेगा। मान ले 10 पेज वाला डॉक्यूमेंट है, उसको लेटर साइज से लीगल साइज में बदलना है
तो उसके लिए हमें जो है टेक्स्ट को अतिरिक्त स्थान पर फैलाता है। तो इसके लिए हमको देखिए कम से कम पृष्ठ होंगे, तो इसके लिए करना क्या है, मतलब कहाँ जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एम एस वर्ड में ले जाता हूँ। पेज सेटअप देखिए, यहाँ पे आपको जो पेज है उसके साइज़ को बदलना है, तो होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, उसके बाद आपको चौथे नंबर पे लेआउट टैब देखने को मिलती है। लेआउट टैब में जैसे जाओगे आप, उसके बाद आपको पेज सेटअप ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको साइज़ मिलेगा, यहीं से आप लीगल पेज कर सकते हैं। तो आपके पेज की लंबाई कुछ लंबी देखिए इस प्रकार से लंबी हो जाएगी, और यदि हम उसका साइज़ A4 कर देते हैं तो उसका साइज़ जो है कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम कहाँ गए, लेआउट में, पेज सेटअप और साइज़ में। तो यहाँ देखिए लेआउट के अंतर्गत जो साइज़ है उसको हम बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए हमने देखे इस प्रकार से लेआउट में हम गए और ये साइज़ को हमने बदले, तो यहाँ से हम लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4, A5, VS, एनवेलप, इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड 2007 में पेज लेआउट में मार्जिन को एडजस्ट करते समय एक साइड वाले जो डॉक्यूमेंट है उसमें सामान्यतः खालिस्तान सेटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें, हम देखें यहाँ पे यहीं पे चलते हैं लेआउट में। देखिए जब हम होम टैब के बाद देखें चौथे टैब में लेआउट में जाते हैं तो मार्जिन हम देखते हैं। तो मार्जिन हमारे सबसे पहले नॉर्मल दिख रही, फिर नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ हमको देखिए नॉर्मल वाली सबसे ज़्यादातर उपयोग में देखने को मिलती है। यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी करते तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आएगी, नॉर्मल आपके देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका राइट आंसर नॉर्मल है। और यहाँ देखिए सबसे टॉप में नॉर्मल रहती है जिसकी चारों तरफ से 1-1 इंच का गैप रहता है मार्जिन। नैरो में 0.5 का रहता है सभी तरफ से। मॉडरेट में देखिए 1-1 इंच का टॉप और बॉटम, और 0.75 का जो होता है लेफ्ट और राइट होता है। वाइड में मैंने बताया था टॉप और बॉटम में 1-1 इंच, और लेफ्ट और राइट में आपके 2-2 इंच। मिरर्ड में देखिए 1-1 इंच टॉप और बॉटम में। 1.25 रहती है आपकी कहाँ पे, इनसाइड में, और आउटसाइड में रहती है 1 इंच। उसके बाद अन्य जो रहती है हम कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार यदि मार्जिन देना तो। एम एस वर्ड 2019 की डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है, तो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग देखिए 1.15 है। कैसे, यदि हम यहाँ पे टेक्स्ट ले आते हैं, मान लो मैं टेक्स्ट लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले आया मैंने, ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया। यदि मैं इसको लाया हूँ डायरेक्ट, और यदि मैं इसके होम में जाकर देखूँ तो इसकी लाइन स्पेसिंग देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, 1.15। यदि हम बदलना चाहे तो 1 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, यानी 1.5, 2 कर सकते हैं, 2.5 या 3 कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग सेटिंग करना तो देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आया, और यहीं से आप जो है यहाँ से सिंगल लाइन, फिर 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एक्स्ट्रिक्टली, मल्टीपल, इस प्रकार से सेट करके और प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइम और SMTP, ठीक है। ये दोनों प्रोटोकॉल हैं इंटरनेट से रिलेटेड। ये डाटा को भेजने की अनुमति देते क्या, तो ये डाटा को देखिए टेक्स्ट के साथ साथ, मतलब ये टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, वीडियो या फिर जो अन्य चीज़ें हैं। तो टेक्स्ट क्या है, आस्की फॉर्मेट है, पर ये जो है नॉन आस्की फॉर्मेट है। तो देखिए ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ भेज रहे हैं लेकिन नॉन आस्की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन आस्की फॉर्मेट को भेजने का काम करते हैं माइम और SMTP, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं, देखिए प्रोटोकॉल देखते पहले। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का समूह, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है मान लो, तो वो यहाँ पे नेटवर्क में उसको बहुत सारे कंप्यूटर और मिलेंगे, हमको चाहिए इसी कंप्यूटर से, पर बीच वाले कंप्यूटर हमको कनेक्ट नहीं करना। तो पर्टिकुलर जिस कंप्यूटर को हमने रिक्वेस्ट भेजी उसी कंप्यूटर को मिलेगी। ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करने का काम करते हैं प्रोटोकॉल। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं, और जैसे कि HTTP होता है, FTP होता है, ठीक है, या फिर TCP/IP होता है। कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, किस कंप्यूटर से, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है सही डेटा जा रहा है या नहीं, सही जगह जा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है कौन, प्रोटोकॉल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे माइम, यानी कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसे हम बोलते हैं माइम। और SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दोनों देखिए माइम जो है और SMTP दोनों गैर आस्की यानी कि नॉन आस्की डेटा को भेजने के लिए एक प्रकार से माध्यम प्रोवाइड करते हैं। माइम जो है 1991 में नेथन बोरस्टीन के द्वारा बनाया गया था। इसकी मदद से इंटरनेट यूज़र किसी ईमेल में साधारण टेक्स्ट के साथ साथ फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। MS वर्ड 2010 की बात की जा रही है। अब 2007 से लेकर 2019-21 की बात करें तो कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको, पर 2003 जो MS वर्ड है उसमें काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है।
तो एक व्यक्ति बोला गया यहाँ पे, रघु नाम ले लेते हैं, तो उसने वेडनेसडे इस प्रकार लिखा है, वेडनेसडे। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है वेडनेसडे लिखा गया है, और यदि इस वेडनेसडे को शब्द को टाइप करते हैं स्वतः ही वो वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि गलत से सही हो जाएगा। अब इसमें गलत क्या है देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पे हमने जो है सारी चीज़ें तो सही लिखे हैं, पर यदि गलत लिखे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। यहाँ गलत क्या लिखा था, डब्लू छोटा लिखा था और यहाँ डब्लू बड़ा हो गया। यदि हम यहाँ गलत भी लिखते तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाता। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट। एमएस वर्ड के अंतर्गत ये फैसिलिटी उपलब्ध होती है। तो ये ऑटो करेक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ ऑटो करेक्ट कहाँ रहते हैं, प्रूफिंग वाले ऑप्शन में हमको ऑटो करेक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम गलत शब्द टाइप करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस किससे करना है, ये शब्द टाइप करके यहाँ ऐड कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा जो है जितनी भी चीज़ें गलती आती है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए। तो इसी को बोलते हैं ऑटो करेक्ट। ठीक है, एमएस वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग के संदर्भ में लाइन स्पेसिंग डबल का क्या मतलब है, डबल मतलब दो। तो सिंपल सी बात, यहाँ क्या जाएगा, दो। तो राइट आंसर भी हमारा दो आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डबल का मतलब 2.0, लाइन स्पेसिंग कितनी लाना है, डबल, यानी कि 2.0। नीचे एमएस वर्ड 2016 के किसी डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव सहित डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के चरण बताया गया है। तो कैसे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि फाइल मेनू हम बोल सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, प्रिंट में बोल रहा है, तो प्रिंट में ऑल पेजेस के लिए खाली स्थान पर क्लिक करें। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे हम देखें, हम प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो ऑल पेजेस करते हैं, पर डॉक्यूमेंट इन्फो बोल रहा है। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो के अंतर्गत प्रिंट ऑल पेज के लिए देखिए डॉक्यूमेंट इन्फो आ रहा है। इसी के जस्ट नीचे हम जाएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ मार्कअप्स। तो यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ मार्कअप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से मिल रहा है ये, एमएस वर्ड में। चलिए हम फाइल मेनू में जाते हैं, प्रिंट में जाते हैं, प्रिंट में जाने के बाद प्रिंट ऑल पेज, और उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट इन्फो दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे आएंगे, देखिए लिस्ट ऑफ मार्कअप योर ट्रैक्ड चेंज, इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमको देखने मिल रहा है कहाँ पे, जो एमएस वर्ड है उसके प्रिंट ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल हस्ताक्षर, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर की बात की जा रही है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जो मैसेज सामग्री है उसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के बाद से कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर यूज़ होता है इंटीग्रिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी होती क्या है उसके पहले हम जान लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर मतलब डिजिटल हस्ताक्षर। तो एक प्रकार का गणितीय तकनीक है, यानी मैथमेटिकल जो टेक्निक है वो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग किसी मैसेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी या फिर इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर का। हाथ के द्वारा किए गए सिग्नेचर के जैसे ही होता है, परंतु इसमें हम देख सकते हैं, देखिए हाथ के द्वारा किए गए हस्ताक्षर उतनी विश्वसनीयता और सिक्योरिटी उसमें नहीं होती, परंतु डिजिटल वाले जो सिग्नेचर है उसमें काफ़ी इस प्रकार से इंटीग्रिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए साइन करने वाला डेटा, उसके बाद प्राइवेट की देखिए डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट, फिर बाद में हम देखें तो यहाँ पे पब्लिक की होती है, पब्लिक की के द्वारा जो है हैज़ वैल्यू यानी रिसीवर को ये प्राप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे इंटीग्रिटी होगा। उसके बाद एमएस वर्ड 2019 जो होता है वो एक प्रकार से अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन होम टैब में नहीं होता है। एमएस वर्ड में जो 2019 वाला एमएस वर्ड है उसके होम टैब में कौन सा ऑप्शन नहीं होता। तो जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, आप एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए और आपको हर चीज़ें ध्यान देना। जैसे मैंने होम टैब का यहाँ पे क्वेश्चन देखा, तो होम टैब में देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट देखने को मिल रहा है, ग्रुप की बात की जा रही है, फॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल और एडिटिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, परंतु यहाँ पे देखिए फॉन्ट तो मिल जा रहा है, ठीक है, स्टाइल भी मिल जा रही है, पैराग्राफ भी, पर पेज सेटअप आपका यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो पेज सेटअप आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब पेज सेटअप कहाँ मिलेगा, पेज सेटअप आपको पेज लेआउट में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, पेज लेआउट वाले जो है मतलब एक प्रकार से टैब में ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको सारी चीज़ें कवर करना है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016, इसमें मेलिंग टैब में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड समूह सबसे बाईं ओर रखा गया है। ठीक है, तो सबसे बाईं ओर कौन सा रखा गया है, इसके लिए फिर से आपको एमएस वर्ड में जाना होगा। तो देखिए मेलिंग टैब की बात की जा रही है यहाँ पे, तो बायां कौन सा होता है, ये वाला, और दायां कौन सा होता है, ये वाला। तो देखिए दाएं से बाएं फॉक्सिट, पीडीएफ ये तो अलग से होता है, प्रीव्यू, रिजल्ट, फिनिश, इस प्रकार देखिए राइट एंड इंसर्ट,
फील्ड है, स्टार्ट मेल मर्ज है, फिर क्रिएट है। तो सबसे बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में क्रिएट आपको देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज सेकंड नंबर पे, फिर ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, और लास्ट जो होता है फिनिश होता है, तो ये लास्ट होता है टैब। यदि आपके पास मौजूदा पता सूची नहीं यानी एड्रेस लिस्ट नहीं है, तो मेल मर्ज की प्रक्रिया में तीसरे चरण में आपको नए जो रिसिप्ट यानी कि रिसीवर्स होते हैं या प्राप्तकर्ता होते हैं उसकी सूची क्रिएट करने के लिए कौन सी रेडियो बटन को क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पे फिर चलते हैं एमएस वर्ड में। आपको चलना है मेलिंग में, और मेलिंग में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। अभी ग्रुप कौन सा है, स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें जाएंगे सबसे नीचे बॉटम में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मेल मर्ज विजार्ड आ गया। पहला स्टेप देखिए यहाँ 1 से लेकर 6 तक है, तो यहाँ पहला स्टेप में आपको लेटर वाली रेडियो बटन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। दूसरे में आपको यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए तीसरे नंबर पे आप देखें तो देखिए तीसरे नंबर पे है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब अगर पहले से है तो आउटलुक के है तो आउटलुक कर लिए, और यदि नई टाइप करना तो टाइप अ न्यू लिस्ट, देखिए यहाँ पे आ गया। और उसके बाद आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या करे, टाइप अ न्यू लिस्ट रेडियो बटन पर क्लिक करें, यानी कि एक नई सूची टाइप करने के लिए जो रेडियो बटन है उस पर हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक ईमेल एड्रेस में खालिस्तान एलिमेंट होते हैं। तो ईमेल एड्रेस देख लेते हैं। ये देखिए ईमेल एड्रेस है, ठीक है, इंक्वायरी ईमेल एड्रेस है ये। अब इसमें देखिए ईमेल एड्रेस में एक तो आपको दिख रहा है ये जो होता है यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस जिसे बोलते हैं यूज़र नेम। क्या बोलते हैं इसको, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम इसको बोला जा रहा है, और बीच में @ का निशान है, ये साइन है। और उसके बाद ये दिख रहा है आपको डोमेन नेम। क्या दिख रहा है आपको, डोमेन नेम। मतलब दो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तो डोमेन नेम देखने को मिल रहा है राइट साइड, और एक दिख रहा है यूज़र नेम। तो यहाँ देखिए यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। केवल यूज़र नेम नहीं मिलेगा, केवल डोमेन नेम और यूज़र नेम सिस्टम नेम ये नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, यूज़र नेम और डोमेन नेम। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल की पिवोट टेबल में यदि हम रो एरिया और कॉलम एरिया में एक फील्ड ड्रैग करते हैं तो हम क्या बना सकते हैं। तो देखिए 2D पिवोट टेबल हम बना सकते हैं। तो पिवोट टेबल बनाना मैंने एक्सेल के सीरीज़ में बताया आपको। तो देखिए ये हमारे पास में लिस्ट है, मतलब एक प्रकार से हमारे पास में एक टेबल है। टेबल में हमने जैसे ही यहाँ देखे एक कॉलम मतलब एक कॉलम में रखें फील्ड और एक रो में रखें, तो देखिए रो लेवल आपको देखने को मिल रहा है और कॉलम लेवल। तो देखिए यहाँ से इधर साइड देखें तो ये टोटल इधर भी मिल रहा है और इसका टोटल इधर भी मिल रहा है, यानी कि देखिए 2D 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 2D आपको देखने को मिलता है, यानी 2 mm पिवट टेबल आपको देखने को मिल जाता है। MS ऑफिस 2010 में जब आप क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के सबसे नीचे ऑप्शन बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ निम्न में से कौन सा ऑप्शन विकल्प आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन Ctrl+C, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकॉन ऑन टास्क बार। तो ये तीनों तो देखने को मिलेंगे, पर शो स्टेटस इन एड्रेस बार व्हेन कॉपिंग। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप यहाँ मैं ऑप्शन के सारे यहाँ पे लाकर रख दिया हूँ। तो देखिए शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली है, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन Ctrl+C ये भी है, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड भी है, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकॉन ऑन टास्क बार भी है, उसके बाद शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग, परंतु शो स्टेटस इन एड्रेस बार व्हेन कॉपिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कहा जाएगा चौथा वाला, कॉपी करने पर एड्रेस बार में शो स्टेटस। ठीक, अभी कहाँ से आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो MS वर्ड में गए और होम टैब में गए, क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में जाना है और नीचे आपको इनको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 5 ऑप्शन। अब 5 में से उसने 3 दे दिया है, 3 के बाद एक चौथा एक्स्ट्रा दे दिया है, तो एक्स्ट्रा वाला आपको क्रॉस करना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 2 दिए यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती क्या है, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कोरोना के समय में काफ़ी लाभदायक थी, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे कंपनी थी उसका इसी का उपयोग करती थी, ताकि वो जो है आपस में मीटिंग कर सके। एक प्रकार से मीटिंग होती है, उसी की ऑनलाइन मीटिंग को हम एक प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोल सकते हैं। और इसके लिए नेटवर्क मतलब काफ़ी अच्छी लागत वाला जो है उच्च लागत वाला तकनीक उपलब्ध होना चाहिए, इससे नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये पहला ऑप्शन देखिए उच्च लागत उपलब्ध होने वाली तकनीक, ये तो सही है, परंतु देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की गुणवत्ता और स्थिरता डेटा कनेक्शन की गुणवत्ता गति के हिसाब से घट बढ़ सकती है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा एक ऑप्शन बस सही है पहला, तो केवल एक यहाँ पे देखिए कौन सा सही है।
तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उच्च लागत के साथ उपलब्ध तो होती है, परंतु हमेशा अगर ना रहे तो भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। डेटा की गुणवत्ता के हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 सही हैं, परंतु देखिए यहाँ पे 1 सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही नहीं है और ये नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता और स्थिरता डेटा कनेक्शन की गुणवत्ता और गति के हिसाब से घट और बढ़ सकती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बस सही है, पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। वेब सर्वर से मोबाइल या लैपटॉप क्लाइंट सर्वर जैसे वीडियो प्लेयर पर मीडिया स्ट्रीमिंग के दौरान प्लेबैक होने से पहले खालिस्तान द्वारा वीडियो फाइल के केवल छोटे से हिस्से को डाउनलोड कर लिया जाता, तो इसे प्रोग्रेसिव डाउनलोड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा सर्वर में हमने रिक्वेस्ट कर HTTP और वीडियो फाइल हमारी यहाँ आ गई, इसी को बोलते हैं स्ट्रीमिंग प्लेयर बफर। ये जो है वेब सर्वर है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डाउनलोड। अब प्रोग्रेसिव डाउनलोड इज अ ट्रांसफर ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट, यानी सर्वर से क्लाइंट में डिजिटल मीडिया जो फाइल है उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, HTTP के माध्यम से हमने देखे यहाँ पे। ठीक है, द कंज्यूमर में बिगिन प्लेबैक ऑफ द मीडिया बिफोर डाउनलोड इज अ कंप्लीट। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। जो 14 मई 2022 के हम देख सकते हैं यहाँ पे 14 मई 2022 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए सेकंड शिफ्ट के। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार आपका जो है 15 मई के हम कंप्लीट कर लेंगे। यदि इसमें अगर कोई डाउट है आप तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशन है, तो भी आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो ही आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।